गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं लेक्चर 5 का पहला टॉपिक क्या है। लेक्चर 5 का फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहा गया स्थितिज ऊर्जा। स्टोर्ड का मतलब जमा यानी संचित। यानी जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं तो उस स्प्रिंग में क्या होता है कि एक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाता है, यानी संचित हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। जैसे अभी पटाखे आप लोग जला रहे हैं तो पटाखे के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। जैसे ही पटाखे में आप आग लगाते हैं तो उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी है, जो भी बारूद है, वो ब्लास्ट करता है और हमको साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब एनर्जी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब पटाखे के अंदर कौन सा एनर्जी पहले से जमा किया हुआ है, पहले से उसके अंदर डाला गया है, यानी केमिकल एनर्जी। ठीक उसी प्रकार जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं, यानी जब भी किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी से खींच देंगे या कुछ दूरी से दबा देंगे, खींचना को स्ट्रेच कहते हैं और दबाना को कंप्रेस कहते हैं। कंप्रेस करना, दबाना, स्ट्रेच करना, खींचना। तो जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो उस स्प्रिंग पर एक वर्क करते हैं। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो आप स्प्रिंग पर एक बल लगाते हैं। उस बल को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, यानी बाहरी बल। जो बल हम लगाते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, यानी बाहरी बल। तो जब आप स्प्रिंग को खींचिएगा तो आप उस पर एक बल लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा। उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी आप उस स्प्रिंग पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है उस स्प्रिंग के अंदर। यदि हम स्प्रिंग को दबाएंगे, यहां पर देखिए एक स्प्रिंग है, यह स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, यह स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, यानी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ को हिंदी में कहते हैं सामान्य लंबाई या प्राकृतिक लंबाई। सामान्य लंबाई या प्राकृतिक लंबाई। तो एक स्प्रिंग है जो अपने सामान्य लंबाई में है। यह स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है और ना दबा हुआ है, बिल्कुल सामान्य लंबाई में है। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पर Fs का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स। Fs का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। और Fext का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं बाहरी बल। तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, इस पर हमने कितना फोर्स लगाया है, 0। अभी हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और स्प्रिंग फोर्स भी 0 है। जब आप स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचते हैं तो आप बाहर की ओर एक फोर्स लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा, बाहर। जैसे ही आप बाहर खींचिएगा स्प्रिंग को तो आपके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स, उसका डायरेक्शन बाहर होगा। उसी समय स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाता है अंदर की ओर, क्योंकि जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे तो ये स्प्रिंग अंदर की ओर आ जाता है। तो यानी स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स लगता है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। जब हम स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचते हैं तो आप महसूस करिएगा कि स्प्रिंग बाहर की ओर खिंचाना नहीं चाहता है। स्प्रिंग चाहता है अपने सामान्य लंबाई में रहना। स्प्रिंग हमेशा क्या चाहता है, अपने नेचुरल लेंथ में रहना। लेकिन हम इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया है Fext। ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, ये बाहर की ओर लगाया। स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगाता अंदर की ओर। अगर हम इस बाहरी फोर्स का मान 0 कर दें, इसका मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वैल्यू 0 कर दें, तो ये स्प्रिंग फोर्स के कारण ये वापस से यहां आ जाएगा। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग में 2 सिरा होता है, एक सिरा को हमने इस दीवार में फिक्स किया है, ये दीवार है, इस दीवार में हमने एक सिरा फिक्स किया है और दूसरे सिरे पर हमने क्या लगाया है, ब्लॉक। जब इस ब्लॉक को हम बाहर की ओर खींचेंगे तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और अंदर में एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। यह दोनों फोर्स हमेशा इक्वल अपोजिट होता है। स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों फोर्स हमेशा कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट। Fext बराबर Fs। स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, याद रखिएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी 2 न्यूटन। अगर एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन तो स्प्रिंग फोर्स भी होगा 3 न्यूटन। अगर एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन तो स्प्रिंग फोर्स भी होगा 4 न्यूटन। इसका मतलब
किसी भी समय एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। स्प्रिंग यहां पर अपने सामान्य लंबाई में है, जबकि इस डायग्राम में देखिए स्प्रिंग को हमने खींच दिया यानी स्ट्रेच कर दिया। कितने लेंथ से? x लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। इतने ही दूरी से हमने स्प्रिंग को खींचा है। यहां देखिए ये अपने सामान्य लंबाई में है, अर्थात x की वैल्यू 0 है। अभी स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, स्प्रिंग को ना तो हमने खींचा है ना दबाया है। स्प्रिंग को यहां पर देखिए, स्प्रिंग को हमने कितने सेंटीमीटर से खींच दिया? x सेंटीमीटर से। तो जब भी आप स्प्रिंग को खींचिएगा तो आप बाहर की ओर एक बल लगाइएगा। फोर्स बाहर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर हो रहा है, इसका मतलब आप इस पर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं बाहर की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? बाहर की ओर। ध्यान से देखिए, स्प्रिंग को जब आप बाहर खींचिएगा तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? बाहर। यानी आप इस पर कैसा वर्क कर रहे हैं? पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो जब आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क जाएगा कहां? वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसी स्प्रिंग के अंदर जमा हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस स्प्रिंग में जमा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार जब स्प्रिंग को हम अंदर की ओर दबाते हैं तो हम किधर बल लगा रहे हैं? अंदर। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? अंदर। हम इसको अंदर की ओर धकेल रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा है, जबकि स्प्रिंग बल किधर लगेगा? बाहर। यह दोनों बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। अगर आप अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग बाहर की ओर बल लगाएगा। जैसे इस फोर्स का वैल्यू 0 करिएगा, ये वापस से यहां पर आ जाएगा। यानी सपोज करिए, कल्पना करिए कि आप किसी स्प्रिंग को अंदर की ओर दबा रहे हैं, ठीक। दबाने के बाद आप हाथ हटा लीजिए, जैसे हाथ हटाइएगा स्प्रिंग वापस से यहां जाता है। तो जरा सोचिए, स्प्रिंग को वापस यहां पे कौन सा फोर्स लाता है? हम तो हाथ हटा लिए, तो स्प्रिंग वापस से स्प्रिंग फोर्स के कारण आता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम स्प्रिंग को अंदर दबाते हैं तो हम अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की ओर होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। यहां पर भी देखो, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स बाहर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर। एक्सटर्नल फोर्स अंदर, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर। यानी हम जब भी वर्क करते हैं, किसी स्प्रिंग को आप खींचिए चाहे स्प्रिंग को दबाइए, आप कैसा वर्क करेंगे? पॉजिटिव। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होता है उस स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों फोर्स वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इस दोनों फोर्स का वैल्यू इस पे डिपेंड करता है। किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे समझिएगा, इस एक्स को क्या कहेंगे? स्ट्रेच। और इस एक्स को क्या कहते हैं? कंप्रेशन। यानी यहां पर एक्स क्या है? एक्स है वह दूरी जितने दूरी से स्प्रिंग को आप दबाते हैं या जितने दूरी से स्प्रिंग को आप खींचते हैं, ठीक। तो मान लीजिए x की वैल्यू शुरू में है 0 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी 0 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है, यह भी 0 न्यूटन होगा। x की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। किसी स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचने या 1 सेंटीमीटर दबाने में आप मान लीजिए उस पर कितना बल लगाते हैं? 2 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स भी 2 न्यूटन होगा। स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने में या 2 सेंटीमीटर दबाने में आप कितना बल लगाएंगे? 4 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स का भी मान 4 होगा। स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर खींचने में या 3 सेंटीमीटर दबाने में आप कितना लगाएंगे? 6 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स भी 6 न्यूटन होगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बदल रहे हैं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी चेंज हो रहा है। जब एक्स 1 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन है। जब x को हमने डबल कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का भी वैल्यू डबल हो गया, 4 न्यूटन। जब x को हमने 3 गुना बढ़ाया 3 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल फोर्स भी 3 गुना बढ़ गया, 2 तिया 6 न्यूटन हो गया। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों फोर्स की वैल्यू हमेशा बराबर है। ये देख रहे हो, ये जब 0 है वो भी 0 है, ये जब 2 न्यूटन वो भी 2 न्यूटन, ये 4 वो भी 4, ये 6 वो भी 6। स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इक्वल अपोजिट होता है, और दोनों ही फोर्स वेरिएबल फोर्स है। दोनों ही फोर्स का मान विस्थापन के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। जैसे जैसे x बदलेगा फोर्स भी बदलेगा। कांस्टेंट फोर्स ये बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो मान लो इसकी वैल्यू 2 न्यूटन है। जैसे ही 2 सेंटीमीटर करोगे 4 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर से खींचोगे 6 न्यूटन। आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी स्प्रिंग को आप कम दूरी से खींचिएगा तो कम बल की जरूरत पड़ेगी, अधिक दूरी से खींचिएगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अधिक दूरी से खींचिएगा तो और अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही
हाल होता है जब स्प्रिंग को आप दबाते हो। कम दूरी से दबाओगे कम फोर्स की जरूरत होगी, अधिक दूरी से दबाइएगा तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। इसका मतलब यह दोनों फोर्स क्या होता है, इक्वल अपोजिट। स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैसा फोर्स है, इक्वल अपोजिट। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। स्प्रिंग फोर्स किसके समानुपाती होता है, एक्स के। एक्स क्या है, एक्स वह दूरी है जितने दूरी से आप स्प्रिंग को खींचते हो या दबाते हो। तो स्प्रिंग फोर्स सीधा समानुपाती है एक्स के। इसका मतलब एक्स का मान अगर डबल करेंगे तो स्प्रिंग बल का भी मान डबल होगा। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पर एक्स का मान जब 1 सेंटीमीटर है तो स्प्रिंग बल का मान है 2 न्यूटन। जैसे ही एक्स का मान हमने डबल किया, 2 सेंटीमीटर किया, स्प्रिंग बल का मान 4 न्यूटन हो गया, ये भी डबल हो गया। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है एक्स के। एक्स बढ़ाइएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम होता है। स्प्रिंग फोर्स किसके समानुपाती होता है, एक्स के। यहां पर समानुपाती को हटाकर हम बराबर देंगे, एक कांस्टेंट के देंगे, तो Fs बराबर kx। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला kx होता है, याद रखिएगा। जहां k एक कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जहां k एक कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक। तो बताइए स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fs बराबर kx। अब ध्यान से देखिए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स है भाई। क्यों, क्योंकि इसके इक्वेशन में x आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट बदलिएगा तो फोर्स बदल जाएगा, x बदलिएगा तो स्प्रिंग फोर्स बदलेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी बदलेगा। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स चूंकि बराबर होता है इसलिए दोनों का फॉर्मूला होगा kx। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला kx, एक्सटर्नल फोर्स का भी फॉर्मूला kx। चूंकि दोनों फोर्स हमेशा बराबर होता है तो जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। जहां k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां k क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये दोनों ही फोर्स, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो या स्प्रिंग फोर्स, दोनों ही फोर्स कैसा नेचर है, वेरिएबल। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बदलने पर दोनों फोर्स का वैल्यू बदलता है, इसलिए दोनों फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में जरा समझिए। स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है जो एक दिए गए स्प्रिंग के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा, यहां से देखिए स्प्रिंग फोर्स Fs स्प्रिंग फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। Fs बराबर kx, k बराबर होगा Fs बाई एक्स। k की वैल्यू क्या होगी, Fs, इस x को हटा के नीचे में डाल दो। अब फोर्स का SI मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का SI मात्रक मीटर, तो k का SI मात्रक पर निकला न्यूटन पर मीटर। k का SI यूनिट क्या निकला, न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए इसका अदर यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, ये तो SI यूनिट हो गया, और ये कैसा यूनिट हो गया, अदर यूनिट। मान लो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस स्प्रिंग को हम 1 सेंटीमीटर की दूरी तक खींचेंगे तो हमको 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अगर इसको 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 4 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 6 न्यूटन। ठीक है, मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इसको हम 1 सेंटीमीटर की दूरी तक खींचेंगे या दबाएंगे तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, 3 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर खींचेंगे या दबाएंगे तो 6 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे या दबाएंगे तो 9 न्यूटन। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स का मान किसके समानुपाती है, एक्स के समानुपाती है। एक्स का मान डबल करते हैं स्प्रिंग बल भी डबल होता है, एक्स का मान 3 गुना बढ़ाते हैं स्प्रिंग बल भी 3 गुना बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स बराबर kx, ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का। अब हमको ये निकालना है
कि अगर किसी स्प्रिंग को x दूरी तक खींचा जाए, अगर किसी स्प्रिंग को कितने दूरी तक खींचा जाए, x दूरी तक, तो हम उस पर कितना वर्क करेंगे, और हम उस पर जितना भी वर्क करेंगे वही उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होगा। तो आइए देखते हैं हम कितना वर्क करेंगे। मान लीजिए यह एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इस स्प्रिंग का, हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स होता है। एक दिए गए स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का मान फिक्स होता है। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर खींचने पर 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर खींचने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर खींचने के लिए 15 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ रहा है, एफ का भी मान बढ़ रहा है, और जितना बल आप लगा रहे हो उतना ही बल स्प्रिंग भी लगा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। यह अभी अपने सामान्य लंबाई में है। इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये यहां से डिस्प्लेस होकर, यानी पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, पॉइंट बी पर। ठीक है, स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, लेकिन जैसे ही इस पर हमने बाहर की दिशा में एक बल लगाया, उसके कारण क्या हो गया, स्प्रिंग खींचा गया। खींचाकर स्प्रिंग कहां चला गया, पॉइंट बी पर। तो हमने स्प्रिंग को कितने दूरी तक खींचा, x दूरी तक खींचा। हमने बल किधर लगाया, बाहर की ओर, और एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। तो हमने कैसा फोर्स लगाया, वेरिएबल फोर्स। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर। यहां पर 0 मीटर है, अभी हमने स्प्रिंग को खींचा नहीं है, लेकिन जैसे हम स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचेंगे तो हम कितने डिस्प्लेसमेंट तक खींचेंगे, x तक, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। शुरू में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0, लेकिन जैसे आप बल लगाकर खींचिएगा तो हम कितना दूरी तक खींच रहे हैं, x दूरी तक। वर्क निकालना है कि वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला यहां पर, चूंकि फोर्स वेरिएबल है इसलिए वर्क का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x1 to x2 f डॉट dx। चूंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस फोर्स का फॉर्मूला है kx। x बदल रहा है, फोर्स भी बदल रहा है। ठीक है, मान लो किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब x की वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगी तो फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसका मान बदल रहा है विस्थापन के साथ, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर f डॉट dx का वैल्यू होगा f dx cos थीटा। कहां से कहां, x1 से x2। अब जरा सोचिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, फोर्स लग रहा है बाहर की दिशा में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बाहर की दिशा में, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा f dx। cos 0 तो 1 हो गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो यहां 0 से x होगा। f की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना है, kx। तो यहां पर हम लिखेंगे kx dx। हम ये वर्क निकाल रहे हैं किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, कि भाई हम किसी स्प्रिंग पर जैसे ही बाहर की दिशा में बल लगाते हैं तो स्प्रिंग खिंचाने लगता है, तो हम उस पर कितना वर्क कर रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। स्प्रिंग को अगर हम x दूरी तक खींच दें, स्प्रिंग को 0 मीटर से x मीटर तक खींच दें, तो हम कितना वर्क करेंगे। तो हम जो वर्क करेंगे उसको इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, 0 से x। अब ये k कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। बचा क्या, x dx, 0 से x, k बाहर रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर 1 है ना, तो x स्क्वायर बाई 2 होगा। कहां से कहां, 0 से x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k तो बाहर रहेगा, अंदर में x के जगह पहले ऊपर वाला वैल्यू लिखते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस x के जगह 0, 0 स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बात को याद रखिए, जब भी हम किसी स्प्रिंग को x दूरी से खींचे या x दूरी से दबाएं, तो हम स्प्रिंग पर कितना वर्क करते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब भी हम स्प्रिंग को x दूरी से खींचे या x दूरी से दबाएं, तो उस स्प्रिंग पर हमारे द्वारा कितना वर्क होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो वर्क होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है। U का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी,
यू को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आप वर्क कर रहे हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होता है। तो वर्क आपने कितना किया, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए, यदि किसी स्प्रिंग को एक्स दूरी से खींचा जाए यानी स्ट्रेच किया जाए, या एक्स दूरी से दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो उसमें कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, उसमें जो संचित ऊर्जा होगा हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। इस फार्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे। किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। अगर इस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींच दिया जाए तो इस स्प्रिंग में कितना ऊर्जा जमा होगा। स्प्रिंग को कितना खींचा जाए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खींच के यहां लाया जाए। मतलब पहले स्प्रिंग कहां था, बिंदु ए पर था। अब इस स्प्रिंग को हमने बिंदु ए से उठा के कहां तक लाया, बिंदु बी तक लाया, यहां से खींच के यहां तक लाया। तो इसका मतलब हमने कितने सेंटीमीटर तक खींचा, 10 सेंटीमीटर तक खींचा। तो इसमें कितना एनर्जी जमा हो जाएगा, के का वैल्यू है 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर और एक्स का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, इस स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं, चाहे आप कम दूरी से खींचिए या ज्यादा दूरी से, जितना कम दूरी से खींचिएगा, जितना कम खींचिएगा उसमें उतना कम एनर्जी जमा होगा, जितना ज्यादा दूरी से खींचिएगा उसके अंदर उतना अधिक ऊर्जा जमा होगा। आप यह तो समझिए कि स्प्रिंग को जितना अधिक खींचिएगा उतना ज्यादा वर्क होगा, और जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी जमा होगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, यू निकालना है। यू का फॉर्मूला लिखिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम के का वैल्यू एसआई यूनिट में लें, एक्स का वैल्यू एसआई यूनिट में लें, तो यू का वैल्यू जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। फिर चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो। लेकिन अगर हम इस दोनों का वैल्यू सीजीएस यूनिट में लेंगे तो यू का मान अर्ग में आएगा, क्योंकि एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो हम यहां पर सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 3 न्यूटन बाय पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 पर पावर -2 मीटर, यानी ये कितना हो गया, 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, यानी 300 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। के का वैल्यू हो गया 300 न्यूटन पर मीटर। ये एसआई में हो गया, क्योंकि के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, इसको ऊपर करिए 10⁻+2, तो ये हो गया 300 न्यूटन पर मीटर। एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए, 10 सेंटी का मतलब 10⁻2 मीटर, ये हो जाएगा 1 + -2 -1 मीटर। तो के जगह 300 और एक्स के जगह 10⁻1, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो हाफ 300 10⁻2, हाफ 300 10⁻2 का मतलब 1/100 हो गया, 3/2 मतलब 1.5 जूल। चूंकि सारा वैल्यू हमने एसआई में रखा है तो एनर्जी का वैल्यू जूल में आ जाएगा। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जमा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है, एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी सामान्य लंबाई में है, नेचुरल लेंथ में है, तो उसमें संचित पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो जरा सोचो, स्प्रिंग को अगर हम दबाएंगे या खींचेंगे तभी तो उसके अंदर एनर्जी जाएगा। स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं या दबाते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं,
और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है। लेकिन जब आप स्प्रिंग को ना खींचेंगे ना दबाएंगे, बिल्कुल सामान्य लंबाई में रखेंगे, तो इसका मतलब उसमें कितना एनर्जी होगा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दे रखा है 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो के का वैल्यू तो यहाँ 3 हो गया, लेकिन एक्स जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो। स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ में है तो उसमें कोई भी एनर्जी जमा नहीं होगा। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है उसका फॉर्मूला क्या निकला? हाफ के एक्स स्क्वायर। जहां के क्या है? वेयर। जहां के आपका हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां के क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट। के का एसआई मात्रक क्या होता है? के का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, ऐसे न्यूटन पर सेंटीमीटर इसका अदर यूनिट हो गया, ये ऐसा यूनिट होता है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होता है और इसका फॉर्मूला होता है के एक्स। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, तो ये दोनों फोर्स कैसा हो गया? वेरिएबल फोर्स। ये दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा, जमीन से अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को h ऊंचाई तक लाया जाए, अगर किसी वस्तु को जमीन से उठाकर कितने ऊंचाई तक लाया जाए? h ऊंचाई तक, तो इस वस्तु में कितना एनर्जी जमा होता है? इस वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दो तरह का एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति करता है तो उसमें जो ऊर्जा होता है, यानी गति के कारण जो ऊर्जा होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड के कारण जो एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको केवल स्पीड से मतलब है। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। रुका हुआ, स्पीड है ही नहीं, v की वैल्यू जीरो है, तो k का वैल्यू जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? किसी वस्तु में स्थिति के कारण या बनावट के कारण जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण या बनावट के कारण जो एनर्जी होती है, स्थिति यानी पोजीशन और बनावट यानी कॉन्फ़िगरेशन, तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर किसी वस्तु को जमीन से h मीटर की ऊंचाई तक लाया जाए तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? mgh। यानी अगर किसी वस्तु को हम जमीन पर रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हाइट है ही नहीं। जितना अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसी तरह किसी स्प्रिंग को जितना दूरी तक खींचिएगा उतना अधिक उसमें एनर्जी होगा। स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दें कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो आप इस पर कितना बल लगाते हैं? mg। जितना बल पृथ्वी लगाता, पृथ्वी इस पर कितना बल लगा रहा है? mg। तो आप भी कितना लगा रहे हैं? mg। यानी एक्सटर्नल फोर्स और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल अपोजिट। पृथ्वी नीचे लगा रहा है mg, आप ऊपर लगा रहे हैं mg, और इस वस्तु को धीरे धीरे कहां तक लाए? h ऊंचाई तक। तो आपने बल किधर लगाया? ऊपर। विस्थापन किधर हुआ? ऊपर। और चूंकि यह बल क्या है? कांस्टेंट। इसमें कहीं भी x है, इसमें m है, कांस्टेंट। किसी वस्तु का मास क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर वस्तु का मास 10 kg है तो यहां से यहां तक 10 kg ही रहेगा, g का वैल्यू 9.8 ही रहेगा। तो यह जो mg फोर्स है यह कांस्टेंट फोर्स होता है। तो बताइए, अगर आपने ऊपर की तरफ बल लगाया और इसके कारण विस्थापन कितना मीटर हुआ? h मीटर, तो आपने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा F.S। यहां पर फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला नहीं लगेगा क्योंकि यह फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स है, हम कैसे समझ गए ये कांस्टेंट है? क्योंकि ना तो m बदलेगा ना g बदलेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स कैसा है? ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि इसमें x बदलेगा। जो जो आप स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचते जाओगे x की वैल्यू चेंज होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो F.S ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा चूंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो Fs cos थीटा। अब देखो आपने कितना फोर्स लगाया? mg। किधर लगाया? ऊपर की ओर। विस्थापन कितना हुआ? h। और एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है। cos 0 कितना हो गया? 1। यानी आपने कितना वर्क किया? mgh। तो याद रखेंगे, m मास के किसी वस्तु को h मीटर ऊंचाई तक ले जाने में हम कितना वर्क करते हैं? mgh।
और हम जो वर्क करते हैं यही हमारे द्वारा किया गया वर्क एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक तो mgh होता है और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है ½ kx², जहां k स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये सारे फार्मूला को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर लेक्चर आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आता है तो भी आप हमको फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दिया करिए। थैंक यू।